हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। विषय अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं प्रश्न बैंक 2021-22 के लगातार हम बहुत सारे वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं। इस वीडियो में हम हमारी द्वितीय बुक का अध्याय 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन और प्रश्न बैंक की इकाई 8 का अध्ययन करेंगे, राष्ट्रीय आय से संबंधित। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से मिल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन। एक नजर ब्लूप्रिंट पर डालते हैं। ब्लूप्रिंट 8 अंक की है, 2 ऑब्जेक्टिव, एक 2 अंक का प्रश्न और एक 4 अंक का प्रश्न। हम सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव इसके। स्टॉक में शामिल किसे करेंगे? स्टॉक में शामिल किसको करेंगे? तो इसका उत्तर आएगा मुद्रा की मात्रा को। परिवार फर्मों को कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? तो परिवार फर्मों को ये सभी सेवाएं प्रदान करते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। निम्न में मध्यवर्ती वस्तु है, तो मध्यवर्ती वस्तु है कोयला। एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन का योग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है चौथे में सकल घरेलू उत्पाद। और उत्पादन मूल्य की गणना करते समय मूल्य लिया जाता है। उत्पादन मूल्य की गणना करते समय समय मूल्य लिया जाता है। तो इसका मैं एक नीचे वाला पहले पढ़ दिया है, पहले 5वां देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की गणना जब वर्तमान कीमतों के आधार पर की जाती है तो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है मौद्रिक जीडीपी। उत्पादन मूल्य की गणना करते समय मूल्य लिया जाता है। उत्पादन मूल्य की गणना करते समय मूल्य लिया जाता है, तो इसमें आएगा हमारा अंतिम वस्तु। आगे देखते हैं रिक्त स्थान। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो कौन है? इनके जन्मदाता है साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स। उपभोक्ता वस्तुएं उत्पाद होती है। अंतिम। उपहार आय है प्रत्यक्ष। सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य हानि बराबर क्या कहलाता है? तो वो आएगा राष्ट्रीय आय। और आगे देखते हैं। व्यय विधि को विधि भी कहा जाता है। व्यय विधि को कौन सी विधि कहा जाता है? तो वो कहलाती है उपभोग तथा विनियोग विधि। उपभोग व विनियोग विधि। कर्मचारियों का पारिश्रमिक की गणना किस विधि से की जाती है? तो वो कही जाती है आय विधि से। सेवाओं का संग्रह किया जा सकता है। सेवाओं का संग्रह किया जा सकता है, असत्य कभी भी नहीं कर सकते अगर सेवाओं का संग्रह हो ही नहीं सकता है। वर्तमान समय में कौन सी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है? वर्तमान में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। सत्य है, बिल्कुल कोई भी बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। लॉटरी से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा होती है। असत्य है, सट्टे, जुए, लॉटरी इनकी आय राष्ट्रीय आय नहीं होती है। आर्थिक अनार्थिक कल्याण में भेद करना कठिन है। बिल्कुल सत्य है। स्टॉक का संबंध समय अवधि से होता है, तो यह आपका सत्य है। और राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल होती है, यह सत्य है। आगे देखते, जोड़ी बनाते हैं। अब जोड़ी देखते हैं। राष्ट्रीय पूंजी, राष्ट्रीय तो देखिए हम इस जोड़ी को देखते हैं। जोड़ी में कुछ कंफ्यूजन है, इसलिए उसको अधूरी बता रहा हूं मैं, बाकी बाद में पूरी कर देंगे अगले वीडियो में। राष्ट्रीय आय का आता है जीडीपी मूल्यह्रास, ये तो तीसरे वाली का हो जाएगा।
और खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था का होगा शेष विश्व से आर्थिक लेन देन। पूंजीगत वस्तु, पूंजीगत वस्तु क्या होती है, जो इसमें पूंजी लगी हुई होती है वो वस्तु, तो वो प्रवाह होती है। पूंजीगत वस्तु जो है, सॉरी मूल्यह्रास जो होता है वो प्रवाह होता है, तो ये छठे का हो जाएगा। पूंजीगत वस्तु, राष्ट्रीय पूंजी और स्वतंत्र वस्तु, ये तीन बात। तो स्वतंत्र वस्तु तो हो गई हमारी व्यक्तिगत आय, ये तो स्वतंत्र वस्तु है। और पूंजीगत वस्तु जो है और मूल्यह्रास, मूल्यह्रास मैंने बता दिया आपको। राष्ट्रीय पूंजी, राष्ट्रीय पूंजी और पूंजीगत वस्तु, इन दो का थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं आपको इसको अभी नहीं बता पा रहा हूं, बाद में बता दिया जाएगा। आगे देखते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कोई चीज गलत बताई जाए मन से, या कुछ भी हम बताना नहीं चाहते हैं। हम वही बताना चाहते हैं जो किताबों के माध्यम से सटीक उत्तर होता है, या किसी भी नोट्स के माध्यम से सटीक उत्तर होता है, वही हम यहाँ पे दे रहे हैं। किसी भी मन से फौकालाजी वाला काम मेरे पास नहीं है, ठीक है। समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं, तो समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक, कि कितना माल रखा है, क्या रखा है। गिसावट व्यय का एक अन्य नाम क्या है, वो कहलाता है मूल्यह्रास, मूल्यह्रास। जीडीपी का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। किस देश में राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः कितने वर्ष में की जाती है? किसी भी देश में राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः कितने वर्ष में की जाती है? 1 वर्ष के लिए की जाती है, 1 वर्ष के लिए की जाती है। कितने वर्ष के लिए की जाती है? 1 वर्ष के। किस कृषि को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? आपको पता है, प्राथमिक में करा है, ये तो आप लोग सभी जगह 9th से पढ़ते हुए आ रहे हो, प्राथमिक क्षेत्र में। और उत्पाद विधि का एक अन्य नाम होती है मूल्य वृद्धि विधि, मूल्य वृद्धि विधि। अब हमें देखना है इसके जो अति लघुत्तरी के प्रश्न है हम वो देखेंगे, और जो बड़े प्रश्नों का उत्तर है उनके वीडियो में अलग से बनाऊंगा। मैंने आपको सभी पार्ट के बड़े प्रश्नों के वीडियो नहीं दिए, सिर्फ छोटे प्रश्नों के दिए, उनकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे, तो उसमें आपको इसकी जोड़ी भी मैं ठीक करके दे दूंगा। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अति लघुत्तरी प्रश्न जो हमको देखने हैं उनके उत्तर दिखाता हूं मैं आप लोगों को। तो सबसे पहला उत्तर है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय क्या है? सीधी सी भाषा में याद रखना, 2-3 बातें होती है राष्ट्रीय आय के अंदर। एक तो होता है सकल घरेलू उत्पाद, एक होता है विदेशों से आने वाली चीजों का जो बेनिफिट मिलता है वो, और माइनस हो जाता है मशीनों की घिसावट, ठीक है। किसी देश की राष्ट्रीय आय साधारणतः 1 वर्ष में उत्पादित सामान और मतलब वस्तु और सेवाओं के मूल्य का योग होती है, जिसमें से वस्तु और सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयुक्त मशीन व पूंजी की घिसावट को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, और विदेशों से प्राप्त आय को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। वो क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? मतलब पूरे देश की जो आय हुई उसको अगर पूरे जनसंख्या से डिवाइड कर दें तो वो प्रति व्यक्ति आय हो जाती है। प्रति व्यक्ति आय से अभिप्राय है कि एक व्यक्ति द्वारा वर्ष भर में विभिन्न साधनों से उपार्जित किए जाने वाली राशि से है कि एक साल में एक व्यक्ति को कितना मिला। देखिए, एक साल में कितना किसी व्यक्ति को मिलेगा उसमें ये नहीं शो होता है, उसमें क्या होता है कि सब टोटल जनसंख्या से भाग लगा देते हैं। सकल घरेलू उत्पाद, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद का आशय है कि अंतिम वस्तु व सेवाओं के सकल बाजार मूल्य से है जो 1 वर्ष की अवधि में देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पन्न किया गया है। मतलब अपने देश के अंदर जो उत्पन्न होता है वो सकल घरेलू कहलाता है। अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं? पहले बात करते हैं अंतिम की, वो फिर मध्यवर्ती की। अंतिम वस्तु का अभिप्राय उन वस्तु से है जो उपभोक्ता एवं निवेशकों द्वारा वस्तु के अंतिम प्रयोग के लिए उपलब्ध होती है। और मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं जिनके एक फर्म द्वारा किसी अन्य फर्म से कच्चा माल के रूप में अथवा पुनः बिक्री के लिए खरीदा जाता है। मतलब जो सीधा उपभोक्ता के पास आ जाए वो अंतिम वस्तु, और जो पहले बने फिर किसी फैक्ट्री में जाए वहां पे फिर उसके और तरीके से काम हो उसके ऊपर और फिर बाजार में आए तो वो मध्यवर्ती वस्तु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं?
उपभोक्ता वस्तुएं मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपभोग करने के लिए प्रक्रिया में संलग्न जो वस्तुएं होती है वो क्या कहलाती है? उपभोक्ता वस्तु कहलाती है। जो सीधे डायरेक्ट उपयोग में आती है वो उपभोक्ता वस्तु, और पूंजीगत वस्तुएं जिनमें बहुत सारी बार प्रयोग किया जा सकता है वो पूंजीगत वस्तुएं। जैसे हम साबुन लेके आते हैं, साबुन यूज हो जाता है, पर हम मान लो पलंग लेके आए या अलमारी लेके आए तो वो पूंजीगत है, वो बहुत साल तक चलेगी। स्टॉक किसे कहते हैं? स्टॉक से आशय है किसी वस्तु की समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा, कि 10 बॉक्स है कि 20 बॉक्स है कि 100 बॉक्स है कि बाजार में बेचना कितने, उस हिसाब से। यदि मात्रा बाजार में थोड़े समय में सूचना मिलने पर विक्रय के लिए लाई जाती है वो क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। तो यहां पे हमने अति लघु तरीके इसके प्रश्न दे दिए। आपको बड़े प्रश्न अगले वीडियो में देंगे और आप लोग तैयारी करते रहिए। चावड़ा सर लेक्चर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।